नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, एक सवाल मैंने पूछा था जाने से वो क्या सवाल था? सवाल ये है, ये एक मेरे सामने SMS लिखा हुआ है कि क्या जरदारी साहब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? नहीं, अंडर एस्टिमेट कौन कर सकता है? और क्या वो अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा लीडर समझते हैं? नहीं, आपका मतलब यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्या हुआ था? ओवरथ्रो कर दिया। तो क्या जरदारी साहब समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकती? अरे इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कर सकती है, मगर उसके लिए कंडीशंस भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, बटन दबाने के साथ इस्टेब्लिशमेंट किसी को ओवरथ्रो नहीं कर सकती। पहले कंडीशंस क्रिएट करते हैं, फिर ओवरथ्रो करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आजकल कंडीशंस क्रिएट की जा रही है। जरदारी साहब का ये कहना है हम कंडीशंस की काउंटर कर रहे हैं। अब बात देखनी ये है कि क्या कंडीशंस क्रिएट कर लेती है इस्टेब्लिशमेंट। अगर वो कर लेगी तो जरदारी साहब की छुट्टी हो जाएगी। अगर जरदारी साहब नाकाम कर देते हैं इन कंडीशंस को तो नहीं होगी। पूरे साल से लगी हुई है ना ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो अगर ये अगले 3-4 महीने निकाल लिए उन्होंने तो मैं समझता हूँ फिर क्राइसिस से फिर निकल जाएंगे। मगर ये एक कंटिन्यूइंग क्राइसिस चलेगी। मेरा ख्याल है ये इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि अब जो भी सिविलियन गवर्नमेंट आए उसको अंडर प्रेशर रखा जाए। लेकिन और अब जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट, पुराने ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट थी फौज, उसमें जुडिशरी शामिल नहीं थी, बिकॉज जुडिशरी हमेशा जो थी बड़ी कमज़ोर थी। इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थी मगर बड़ी कमज़ोर थी, प्लाइंट थी। हाँ, और ब्यूरोक्रेसी थी। आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर हो गई और जुडिशरी स्ट्रांग हो गई। और ये फौज और जुडिशरी का एक नेक्सस बन रहा है। और मीडिया जो है वो कभी इधर कभी उधर, वो अनसर्टन है वो कहाँ जाएगा। तो ये नई इस्टेब्लिशमेंट है। अब देखना ये है कि ये नई इस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी साहब को डिस्टेबलाइज कर सकती है। समझता हूँ डिस्टेबलाइज तो कर रही है, मगर क्या ओवरथ्रो कर सकती है? ये दैट इज द रियल इश्यू। और ये अगले 3 महीने में इसके फैसले होने हैं। जो आपने उस दिन भी बात की थी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अशरफ साहब हैं जी हमारे साथ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ हैदराबाद से जी। सर मेरा ये नजम सेठी से ये सवाल है कि हमारी पाकिस्तान में 16 करोड़ अवाम है, ठीक है ना, जिसमें 6 करोड़ जिसमें ब्यूरोक्रेट भी आती है, जज भी आते हैं, आर्मी भी आती है, ताजिर भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। बाकी 10 करोड़ वो अवाम है, वो ये चाहती है कि हम लोगों को सस्ता आटा मिलने चाहिए, अमन अमान होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए, ये चाहते हैं। ये जज साहब जो तहरीक चला रहे थे, कह रहे थे मेरे साथ 16 करोड़ अवाम है। अगर 16 करोड़ अवाम है तो इलेक्शन लड़ा लेते कि कौन जीतता कौन हारता वही हुकूमत हमारे ऊपर करता है, हम उसको लबेक करते हैं। बाकी ये 6 करोड़ अवाम हमें जो तंग कर रहे हैं, जो लोग भूख मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, कई गोठों में वो जो है लोग खुदकशी कर रहे हैं, आटा नहीं है। ये मुझे बताए कि कौन मसले हल करेंगे। ये बड़ी मेहरबानी। आपने जो बात की, जिस ख्यालात का इजहार किया, हम भी यही कहते हैं ना कि अवाम के लिए क्या हो रहा है। ना हमारी जुडिशरी अवाम के लिए कुछ कर रही है, ना हमारी हुकूमत अवाम के लिए कुछ कर रही है, ना हमारी अपोजिशन अवाम के लिए कुछ कर रही है। तो ये 17 करोड़ की बात होती है, पता नहीं कहाँ से ये फिगर्स ले आते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये करूँ कि एक दिन आएगा कि मुशर्रफ साहब भी वापस आएंगे, हम देख लेंगे कितने पॉपुलर हैं। और जैसे सूरज चढ़ता है और ग़रूब होता है, वैसे प्रेसिडेंट जरदारी भी घर जाएंगे एक दिन, जनरल कियानी भी एक दिन घर जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब भी एक दिन घर जाएंगे। तो फिर देखेंगे जब ये घर आएंगे कितने पॉपुलर हैं, कौन इनको वोट देता है और क्या इनके साथ होता है। वोट तो सिर्फ जरदारी साहब मांगेंगे ना, बाकी उन्हें क्या मांगे। मेरी साहब एक सवाल, बल्कि आप पे तनकीद आई है कि आपको भी सिंधी टोपी जो है वो बड़ी तंग कर रही है और आप भी क्या मतलब कहने का एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मतलब है कि मैं आपको सिंधी टोपी तंग कर जरदारी साहब के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आपके मुंह में शक्कर मैं समझता हूँ ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आपका ख्याल है कि मैं जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बात उनके ख़िलाफ़ करनी चाहिए तो करनी चाहिए, किसी दिन उनके हक़ में होनी चाहिए, किसी दिन उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। जैसी वो बात करते हैं वैसा तबसरा हम कर देते हैं। तो टोपी तो मैंने पंजाबी कभी नहीं पहनी तो सिंधी मैं कहाँ से पहनूंगा, या टोपी पंजाबी नहीं मैं कहीं फेंकी तो सिंधी कहाँ से फेंकूंगा। हम तो पाकिस्तानी हैं, पंजाबी सिंधी ये आप होंगे। शेरी साहब सऊदी अरब से हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, इंजीनियर शफीक मेतला बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी जनाब। नजम सेठी साहब के माशाल्लाह तज्जिए बड़े विजनरी होते हैं और बाकी उनका एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन हमारा एक सवाल है कि अगर एक लीगल प्राइम मिनिस्टर को जो
जिसने कोई जुर्म नहीं किया था उसको फांसी दी जा सकती है, तो जिस जनरल ने आइन तोड़ा और मुल्क पे नाजायज 9 साल हुकूमत की और हमें हमारी मईशत, हमारी सियासत, हमारी जमहूरी हर चीज को तबाह बर्बाद किया, अब उसको अगर ये ट्राई करते हैं, हैंग करते हैं, तो इसमें क्या मुजायका है? नहीं, मुझे बात की समझ नहीं आई। एडवेंचरस जनरल नहीं आ सकेगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा मैं समझ गया। स्पेयर करते हैं, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाते, तो फिर आप देख लीजिए कि बड़ी जल्दी कोई ऐसा ही फिर अच्छा, जो है वो मुल्क पे कब्जा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी बार मैं बात समझ गया। आपका ये कहना है कि एज अ डिटेरेंस सिविलियंस को, पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, मीडिया को मिल के फ़ौज के जर्नैल जो हैं जिन्होंने ये ट्रीजनेबल एक्ट्स किए हैं, जो ज़िंदा हैं, उनको ट्रायल करनी चाहिए। आज तो अयूब खान भी चले गए, ज़िया उल हक भी चले गए, हमने कुछ नहीं किया। मुशर्रफ साहब बाहर बैठे हैं। अभी बात हो रही थी कि मुशर्रफ साहब को क्यों छोड़ा, क्यों जाने दिया, और मैंने वहाँ ये कहा था कि चीफ जस्टिस साहब भी नहीं रोक सके, जरदारी साहब भी नहीं रोक सके, नवाज शरीफ साहब ने बात की मगर पिटिशन भी नहीं कर सके। तो ये सूरत हाल है, इसको ग्राउंड रियलिटी कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, आप आइए, आप आके यहाँ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ पिटिशन कीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि ये सारे जो लोग हैं इनको परसुएड करें कि इस किस्म की चीज़ की जाए। मैं समझता हूँ इंतकाम की सियासत की कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात जो अब लिखवा दी है जजमेंट के अंदर कि अब आगे से जो जज पीसीओ का ओथ लेगा वो ट्रीज़न करेगा, ये नई डेवलपमेंट है। और ये जो सियासी हालात भी जो हुए हैं, वकला की जो मूवमेंट चली, इनकलाबी मूवमेंट थी, ये सब चीज़ें जो हुई, मैं समझता हूँ अब क्लॉक को पीछे मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर कोई जर्नैल कू करने की कोशिश करता है तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये जुडिशरी, ये वकला हजरात, ये मीडिया, ये कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सियासतदान बैठ जाएं, गिर जाएं, मगर ये 3 फोर्सेस जो हैं ये फिर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अब ये डिटेरेंस है, ये नहीं कि हमने फांसी किसी को चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। अली साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली साहब। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोगों का प्रोग्राम सबसे अनबाइस्ड है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप लोगों ने लाइव कॉल्स देके अपने आप को अवाम के आगे एहतसाब के लिए पेश किया हुआ है। सिटी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, एक वो है कि जितने भी एंकर्स हैं उनके ऊपर ये लागू कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि वो लाइव कॉल्स लें। क्यों? इसकी वजह ये है कि जब क्योंकि उनका एहतसाब का कोई रास्ता नहीं है। सियासतदान तो फिर इलेक्शन में चले जाता है अपना एहतसाब करवाने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एंकर्स हैं जो लाइव कॉल्स नहीं लेते, तो उसके पास फिर एहतसाब का क्या रास्ता है अगर वो अपने सियासी एजेंडे को टो कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। 2 बातें क्विकली कर दूं कि कौन होता है किस पे क्या लागू करने वाला। तो ये सवाल जो है आपका एंकर सुन रहे होंगे, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इंटरेक्शन आवाम के साथ होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब दें। बाकी एंकर्स अगर ये समझते हैं कि ये एक जायज़ डिमांड है तो करना चाहिए उन्हें। सेठी साहब, अभी एक और मैसेज हमें आया है और वो कह रहे हैं, अब ये तो काफ़ी डायरेक्ट है कि आज तक कोई भी सियासतदान कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सका। क्या जरदारी साहब 7 या 8 तकरीरें करके अपने आप को बहुत ताकतवर साबित कर रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मैं इत्तेफाक नहीं करता इससे। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज खड़े हैं। बट ही इज़ नॉट इन पावर। ही इज़ नॉट इन पावर, ट्रू। बट नवाज शरीफ साहब जिस किस्म की बातें करते हैं, अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं, पॉपुलर लीडर हो चुके हैं। जरदारी साहब भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा होना, जबकि इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल हो और आप एक कोalition गवर्नमेंट चला रहे हो, तो आसान काम नहीं होता। नवाज शरीफ साहब के पास हैवी मैंडेट था, फिर भी आपने देखा कि मुशर्रफ ने उनको किस तरीके के साथ कारगिल में ले गए और उनको समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या, गुगली करवा दी। और जब समझ आई तो फिर उन्होंने खड़े होने की कोशिश की और आपने देखा कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में भी नहीं थे जब कू उनके खिलाफ कैरी आउट हुआ। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने कू किया था, मुशर्रफ ने कू नहीं किया था। मुशर्रफ साहब को तो पता नहीं था कि जब वो जहाज़ लैंड होगा उनको कराची के कोर कमांडर अरेस्ट कर लेंगे या उनको आर्मी चीफ की सीट पे बैठा देंगे। तो ये बात है इस्टेब्लिशमेंट की। मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पर कोई शक नहीं है। फाइनल डिसीजन इस्टेब्लिशमेंट की वो किस तरफ जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट एक स्टेटस को इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गया तो हमारे लिए ये सब सिविलियन डेमोक्रेसी के लिए बड़े ख़तरे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टेटस को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ तो ये सब के लिए बेहतर होगा।
खेड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे थे, बहुत से सवालात आपके अभी भी मौजूद हैं हमारे पास। उम्मीद है कि किसी वक्त हम उनको फिर डिस्कस करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। TNS@duniatv.tv पर हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।